नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960897432864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी लेखपाल का जीएस वाला पोर्शन देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंग में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, ग्वाइटर है जो वो गले को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। ऑर्थराइटिस है जो वो जोड़ों को प्रभावित करता है, जॉइंट्स को प्रभावित करता है, ये भी सही है। उसके अलावा जो आपका निमोनिया है वो फेफड़ों को प्रभावित करता है, ठीक है। तो तीनों ही करेक्ट हैं, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के समेकन से क्या निर्मित होता है। मतलब जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट है, जब वो आपस में मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। उसकी टर्म क्या है, बेसिकली स्पर्म है, ओवम है, सीमेन है या जायगोट है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जायगोट, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जमने में समस्या होती है। आपका विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ई। तो आंसर हो जाएगा सी, विटामिन के, ठीक है। और विटामिन B12 है जो, उससे क्या है, लो ग्रोथ, ठीक, लो ग्रोथ होती है बेसिकली इसकी कमी से, ठीक है। और विटामिन डी है जो, उससे आपका ऑस्टियोमालाइसिस हो गया या सूखा रोग, के लिए सूखा रोग हो जाता है इससे, ठीक है, सूखा रोग। और विटामिन के है, ये आपने पढ़ ही लिया अभी, रक्त का थक्का जमने में समस्या होती है। और विटामिन ई है जो, इसकी समस्या से मांसपेशियां है जो वो आपकी कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। मांसपेशियां कमजोर, मांसपेशियां, ठीक। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला देखें, लाइमस्टोन का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए, CaCO3, C6H12O6, N2O या NaHCO3। देखिए, जो CaCO3 है ये इसका नाम है बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसी को हम लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ए। C6H12O6 है जो, वो आपका ग्लूकोस है, ग्लूकोस, ठीक है। और इसको जो है वो इसका सूत्र हो जाएगा। उसके बाद N2O है जो, वो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसको आप जो है वो लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, लाफिंग गैस, ठीक है। और NaHCO3 आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको आप खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, ठीक है। तो आंसर यहां पर ए हो जाएगा। अगला देखें, किसी अर्धचालक में यदि अशुद्धि को मिला दिया जाता है तो उसकी चालकता पर क्या असर पड़ता है। वो बढ़ जाती है, घट जाती है, समान रहती है या पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो आंसर हो जाता है उसकी चालकता बढ़ जाती है, मतलब उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। बेसिकली सेमीकंडक्टर्स में जो है वो इंप्योरिटीज को मिला दिया जाता है, जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, चालकता बढ़ जाती है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। सूर्य आकाश गंगा का चक्कर है जो वो 224 मिलियन वर्षों में लगाता है, जिसे कॉस्मिक वर्ष भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखें, चंद्रमा पर अनेक काले धब्बे हैं जबकि सूर्य पर कोई भी काला धब्बा मौजूद नहीं है। पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सन स्पॉट आपने खूब सुना होगा, सन स्पॉट का नाम, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है वो ओनली वन हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पृथ्वी के अलावा निम्नलिखित में से किन ग्रहों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। बुध और शुक्र को, बुध शुक्र और मंगल, बुध शुक्र मंगल और बृहस्पति, या बुध शुक्र मंगल बृहस्पति और शनि। तो आंसर है इन पांचों को देखा जा सकता है, बुध शुक्र मंगल बृहस्पति और शनि। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, प्रारंभिक तरंगे एस वेव के नाम से जानी जाती हैं, बिल्कुल गलत। द्वितीयक तरंगे पी वेव के नाम से जानी जाती हैं, ये भी गलत। और धरातलीय तरंगों को हम एल वेव के नाम से जानते हैं, ये वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक तरंगे हैं पी वेव, प्राइमरी वेव्स जिनको बोलते हैं, और द्वितीयक तरंगे यानी कि सेकेंडरी वेव्स को हम एस वेव्स के नाम से जानते हैं।
पी वेव्स हैं जो वो आपकी कैसी हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, क्योंकि इनमें जो पार्टिकल का कंपन है वो आगे पीछे होता है, ठीक है। तो ये है आपकी लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। और वहीं आपकी जो एस वेव्स हैं उनको आप ट्रांसवर्स वेव्स कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी में इसको अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, जिसमें अणुओं का कंपन की दिशा में ये ट्रेवल करते हैं, ठीक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 3 यानी कि सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। सेडिमेंट्री रॉक्स के उदाहरण आपको बताने हैं। शेल है, सैंडस्टोन यानी बालू का पत्थर भी है, उसके बाद चीका मिट्टी यानी कि चौक भी इसका उदाहरण है, ठीक। तो तीनों ही अवसादी हैं, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, कोटोपैक्सी है जो वो एक प्रमुख ज्वालामुखी है, ठीक, याद रखिएगा। और कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। और ये निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। इक्वाडोर में है, इंडोनेशिया, स्पेन या रूस। तो इसका आंसर है आपका इक्वाडोर में, ठीक। इक्वाडोर में ये मौजूद है कोटोपैक्सी। अगला देखिए, थार मरुस्थल है जो उसका विस्तार है किन देशों में फैला हुआ है। भारत में तो है ही है, ठीक, पाकिस्तान में भी है, लेकिन अफगानिस्तान में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां। कमेंट बॉक्स में आपको सारी सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम लिखने हैं, ठीक है। ब्यास भी है, श्योक भी है और गिलगित भी है। इन तीन के अलावा और भी जो भी हैं वो सब आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यहाँ आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र है जो वो कृष्णा और कावेरी के मध्य में विस्तृत है। सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, पेन्नार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका पेन्नार, क्योंकि ये आपके कर्नाटक के कोलार, याद रखिएगा कोलार से निकलती है, कोलार से, ठीक है। बाकी इन दोनों का क्या है, आपको इंडिया का मैप खोल के एक बार ईस्टर्न बॉर्डर्स देखने हैं और टॉप टू बॉटम सारी नदियों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ऊपर से नीचे, नॉर्दर्न मोस्ट से लेकर के सदर्न मोस्ट तक, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी है जो अटलांटिक महासागर में गिरती है। नील नदी, अमेजन नदी, यानिसी या फिर वोल्गा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमेजन नदी, क्योंकि अमेजन है जो वो आपकी एंडीज में भी कहाँ, पेरू से निकलती है और अटलांटिक में जाकर के गिरती है। तो आंसर हो जाएगा बी। कमेंट बॉक्स में बताइए कि नील, यानिसी और वोल्गा ये कहाँ कहाँ गिरती हैं, ठीक। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। विषुवत रेखीय उच्च वायुदाब पेटियां हैं जो वो दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से 5 डिग्री तक अक्षांशों तक है, ठीक, सही है। मतलब इक्वेटोरियल हाई प्रेशर बेल्ट बोल रहे हैं। अब देखिए ये वैसे तो सारी बात सही बोल रहे हैं, बस सिर्फ यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ कर दी कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है ना, आपको पता है, ये आपका सर्कल है, ये आपका इक्वेटर है, यहाँ लो होता है, फिर आपका सब ट्रॉपिक्स आ जाते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, फिर उसके बाद टेम्परेट लो प्रेशर, फिर उसके बाद पोलार हाई प्रेशर, ठीक। लो हाई ऐसे चलता है यहाँ पर मामला, ठीक है। और आपको हवा का भी पता है कि हवा हमेशा लो से हाई की ओर जाती है, ठीक, यहाँ पे ऐसे चलेगी और यहाँ पर ऐसे चलेगी, लो से हाई की ओर बहेगी। दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि ऊपर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और आपका सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेते हैं। मतलब यहाँ पर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर हमेशा राइटवर्ड टर्न लेगी हवा, ठीक है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें हमेशा लेफ्टवर्ड टर्न लेगी, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी अभी दूसरा स्टेटमेंट बाकी है। देखिए, इस क्षेत्र में वायु लगभग गतिहीन या शांत होती है, इसलिए इसे डोल्ड्रम कहते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। डोल्ड्रम की कंडीशन कहाँ पर होती है, ये यहाँ पर बिल्कुल पास में 5 डिग्री, 0 से 5 डिग्री इतना, ठीक है, इतने में। ये क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर वायु गतिहीन या फिर शांत होती है। रीजन आपको दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा इसका ओनली जो है 2 आंसर हो जाएगा। पहला वाला यहाँ पर गलत है, क्योंकि लो प्रेशर बेल्ट होना चाहिए था, हाई लिखा हुआ है। अगला देखिए, सर्वप्रथम कपास है जो वो कहाँ पर पैदा किया गया। आपका हड़प्पा संस्कृति, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक या महाजनपद। आंसर हो जाएगा इसका हड़प्पन संस्कृति। हड़प्पन थे, उन्होंने सबसे पहले कपास की खेती की थी। कपास उनको पता था कि क्या होता है, ठीक है। अब कपास को वो किसी और नाम से जानते थे, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित वैदिक युगीन नदियां हैं उनको मिलान करना है, ठीक है। तो अस्किनी हम चेनाब को है जो अस्किनी के नाम से जानते हैं, और जो दिसद्वती है वो घग्गर के नाम से आज जानी जाती है। उसके अलावा गोमती गोमल और कुभा काबुल, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी, ए, सी और डी, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, जैन संघ के सदस्य कितने वर्गों में विभक्त थे, 2, 3, 4 या 5। तो बेसिकली ये 4
जो है वर्गों में इनको विभक्त किया गया था। एक हो गए आपके भिक्षु, ठीक है, भिक्षु, दूसरे भिक्षुणी, भिक्षुणी, तीसरे श्रावक और चौथी श्राविका, ठीक है। ये चार पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया था, ठीक है। अगला देखिए, हुमायूं सिंह ने किस गुप्त शासक के उल्लेख है जो शुक्रादित्य नाम से किया है, ठीक है। चंद्रगुप्त वन का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त टू या कुमारगुप्त का। तो आंसर इसमें हो जाएगा कुमारगुप्त, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन काल के प्रचलित चिकित्सक हैं? चरक हैं, सुश्रुत हैं, वाग्भट, तीनों ही यहाँ पर फेमस जो है वो चिकित्सक हैं, फिजिशियन हैं एंशिएंट टाइम के। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण जो था वो कहां पर और कौन सा कब हुआ था? देखिए 1009 में हुआ था, कांगड़ा में, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। 1014 थानेसर में, ये भी नहीं, अंतिम वाला पूछा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 1027 में जो सिंध में हुआ था, ये अंतिम है, क्योंकि गुजरात का जो था वो 1028 में ना होकर के ये हुआ था 1025 में, ठीक है। और यही है आपका सोमनाथ वाला जो मंदिर उड़ा दिया था इन्होंने, सोमनाथ वाला, ठीक है, वही वाला है, ठीक है। तो ये हो गया गलत, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, इल्तुतमिश के बाद बनने वाले राजाओं को आपको क्रम से लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले रजिया लग जाएंगी, फिर बहराम शाह, और फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, और फिर लास्ट में नसीरुद्दीन महमूद। तो अलग से भी पूछ सकते हैं कि आखिरी कौन है इनमें, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं कि पहला कौन है, इनके बाद वाली जस्ट कौन है, तो रजिया सुल्तान। तो याद रखिएगा, और क्रम से तो लगवा ही सकते हैं जैसा कि ये क्वेश्चन बना हुआ है। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, दिल्ली में जो आपका लाल महल है, ठीक है, उसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर आपके मोहम्मद बिन तुगलक। तो आंसर हो जाएगा बलबन, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पहला राजपूत शासक था जिसने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार किया था? राजा उदय सिंह, राजा जय सिंह, राजा भारमल या फिर राजा मान सिंह। तो आंसर हो जाएगा इसका राजा भारमल, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। ये है कहाँ के? आमेर के राजा भारमल थे, और उन्होंने सबसे पहले इसकी संप्रभुता को स्वीकारा था, ठीक है। और अपनी बेटी, संप्रभुता को सुधारने के बाद अपनी बेटी का विवाह भी अकबर के साथ करवाया था, जिनको आप हरकाबाई के नाम से जानते हैं, हरकाबाई, ठीक है। कई बार इनका नाम जोधाबाई के नाम से भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन हरकाबाई ही अक्सर बुक्स में आपको मिलेगा, तो याद रखिएगा। उसके अलावा मरियम उज जमानी का भी इन्हीं का नाम है, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखें, जहांगीर का मकबरा, ये आपको सबको पता है कि कहाँ है, ये है लाहौर में, ठीक है। और लाहौर में भी कहाँ पर? शाहदरा में, ठीक है, शाहदरा, ठीक, ये जगह याद रखिएगा, ठीक है। अब पूछा क्या गया है कि कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी, चिनाब नदी, ब्यास नदी या आपकी सतलज नदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका रावी नदी के किनारे, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, कहाँ है? लाहौर शाहदरा में और रावी नदी के किनारे। अगला देखें, निम्नलिखित घटनाओं को आपको क्रम से लगाना है। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले 1917 में हुआ, फिर जलियांवाला बाग कांड, जलियांवाला मैसेकर के नाम से जिसको जानते हैं, वो हुआ आपका 13 अप्रैल 1919 को। और वहीं फिर ये जो खिलाफत आंदोलन है वो आपका 1919 में, और असहयोग आंदोलन है जो वो आपका 1920 में हुआ, ठीक। तो यही इसकी क्रोनोलॉजी है, बिल्कुल सही लगे हुए हैं, आंसर ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान गांधी जी ने अपने केसरे हिंद की एक उपाधि मिली थी उनको बुर्जुआ वार के दौरान साउथ अफ्रीका में, तो उसको वापस कर दी थी? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो किसमें असहयोग आंदोलन जब उन्होंने किया तो उन्होंने अपनी इस उपाधि को वापस कर दिया था, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। और उसके अलावा एक और थे जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी अपनी एक उपाधि को वापस किया था। कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन सी उपाधि थी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम से स्वराज पार्टी की एक राजनीतिक दल के रूप में स्थापना की गई, ठीक, 1923 में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने और CR दास इसके महासचिव बने, ये उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मोतीलाल नेहरू जो थे वो इसके महासचिव थे और आपके CR दास इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए।
अगला देखिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस दिन हुई है? 3 फरवरी 1928, 30 फरवरी 1928, 18 नवंबर 1928 या 17 दिसंबर 1928। ठीक है, तो ये फेमस पर्सनैलिटीज हैं, इनके नाम आपको और सॉरी इनकी डेट है जो वो भी आपको याद करनी होगी। आंसर है 18 नवंबर 1928। ठीक है, तो ये सारी डेट ही मतलब सब जानी पहचानी सी डेट है, सब एक बार देख लेते हैं। देखिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई आपको पता है, साइमन कमीशन आया था भारत और फिर उसके दौरान जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो प्रोटेस्ट के दौरान उनके सर पर लाठी लगने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, 3 फरवरी 1928 को ये साइमन कमीशन है जो ये बॉम्बे आया। ठीक, क्वेश्चन बनता है कि कहाँ आया था? बॉम्बे आया। ठीक, 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचे और लाला लाजपत राय ने इनका विरोध किया। ठीक, लाहौर पहुंचे। ठीक है, ये डेट मत याद कीजिए। ठीक है, बस ये वाली याद रखिए। बॉम्बे कब आए? 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, उसके बाद 18 नवंबर 1928 को आपको पता है कि एक प्रदर्शन के दौरान इसमें उनकी मौत हो गई। उसके अलावा फिर 17 दिसंबर 1928 इस डेट को सैंडर्स को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने गोली मारकर हत्या की थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो वो महादेव गोविंद रानाडे के बारे में सत्य है? एम.जी. रानाडे, इन्हें महात्मा के नाम से प्रसिद्ध थे ये। ठीक, दूसरा, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की, गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, तो देखिए तीनों ही कथन गलत हैं। ठीक है, क्योंकि ये तीनों गलत हैं तो आंसर हो जाएगा डी। और ये किसके बारे में सही है? तो ये सारे स्टेटमेंट्स हैं जो ये आपके ज्योतिबा फुले के बारे में सही है। ठीक है, ज्योतिबा फुले। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस प्रकार भारतीय नागरिकता समाप्त होती है? अन्य देश की नागरिकता आप स्वीकार कर लीजिए तो समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल सही। नागरिकता का परित्याग आप कर सकते हैं, ठीक, बिल्कुल सही। और उसके बाद सरकार ही आपकी नागरिकता छीन ले, ठीक, तो भी सही। ठीक, तीनों सही है, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, भारत एक विशाल आकार तथा सामाजिक व सांस्कृतिक विविधता के कारण, मतलब भारत का जो साइज है वो बहुत बड़ा है और यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत है। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक विविधताएं बहुत हैं, जिसके कारण भारत के स्वरूप को संघीय स्वरूप भी यहाँ पर जो है अधिकृत किया गया। मतलब भारत में कैसा चलता है? भारत में एक तो यूनिटरी और फेडरल दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है, यूनिटरी एज वेल एज फेडरल, अगर पूछ ले तो आपको यही टिक लगाना है, यूनिटरी एज वेल एज फेडरल दोनों है हमारे यहाँ। ठीक है, दोनों तरह के तत्व हमारे यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन फेडरेशन शब्द को कहीं भी संविधान में डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है? ठीक है, एस.के. धर्स आयोग, जेवीपी समिति या फजल अली समिति। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये तीनों ही हैं जो ये सबसे पहले, ये क्रोनोलॉजी से ही लगी हुई है। सबसे पहले एस.के. धर्स समिति आई थी, फिर उसके बाद आपकी जेवीपी कमेटी आई और फिर लास्ट में फजल अली कमीशन ने जो है राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो इनके जो इन्होंने रिकमेंडेशंस थी उनके आधार पर बना था। ठीक है, तो तीनों इसी से संबंधित है। सबसे पहला जो राज्य था, जो राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद बना। ठीक है, बात क्या कहें कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बेसिकली 1956 में आया। ठीक है, लेकिन 1953 में, फैक्ट याद रखिएगा, 1953 में ही आपका जो आंध्र प्रदेश है वो पहले बन गया था। ठीक, तो अगर आपको जैसे याद है कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट तो 1956 में आया है, तो अगर कभी आपको 53 लिख जाए तो उसे गलत मत मानिएगा, ये सत्य है। ठीक है, तो इस ये बने थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसके बाद जो अभी लेटेस्ट हमारे जो भी स्टेट अभी बने हैं, ठीक है, आपको 2000 से शुरू करना है। 2000 में आपको बेसिकली 3 स्टेट मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, झारखंड मिलेगा, उत्तराखंड मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद इसके अलावा आपको तेलंगाना मिलेगा। ठीक है, इन सब की आपको डेट बतानी है। ठीक है, किस डेट को ये जो है वो स्टेट बने हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये तीनों ही सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए, ये पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फंडामेंटल राइट और आपका जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी और उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो, ठीक है, उसके अलावा जो आपका पार्लियामेंट मतलब स्टेट और जो सेंटर है, इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, बस इतनी चीज़ें आपको ज़रूर याद कर लेनी है।
ठीक है। देखिए विधि के समक्ष समानता है जो आर्टिकल 14 में आएगा, ठीक है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता मतलब इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, ये आर्टिकल 16 में आएगा। उसके बाद अस्पृश्यता का अंत मतलब अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है जो आर्टिकल 17 में आएगा, और उपाधियों का अंत है जो आर्टिकल 18 में आएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने के लिए प्रयास करने से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इसका आर्टिकल 39, 40, 44 या 45। तो आंसर है ए आर्टिकल 39। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40, आर्टिकल 44 आपका यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आर्टिकल 45 है जो वो अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बात करता है, जिसमें 0 से 6 साल तक के बच्चों की मतलब 6 साल से छोटे बच्चों की जो चाइल्डहुड केयर है उससे संबंधित है, ठीक है। और क्योंकि 6 से 12 कहाँ है राइट टू एजुकेशन, 6 से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए राइट टू एजुकेशन कहाँ पर है, वो है आर्टिकल 21A के दौरान, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? एक व्यक्ति के द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय हैं जो वो समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं मतलब मैक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत आते हैं, गलत हो गया। और सरकार के द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय है जो व्यष्टि मतलब माइक्रो, इसको आप अंग्रेजी में देखेंगे तो इजी पड़ेगा, समष्टि और व्यष्टि में दिक्कत होगी लेकिन मैक्रो और माइक्रो में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए जब डिसीजन है जो कोई एक व्यक्ति लेता है मतलब बहुत छोटा जो ग्रुप है वो लेता है तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है, और जब वही आपका बड़ा ग्रुप हो जाता है तो जैसे कि सरकार ने कोई डिसीजन लिया अपने नागरिकों के लिए तो वो आपका मैक्रो में आएगा, ठीक है। तो दोनों गलत हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा डी, इंटरचेंज है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तृतीय क्षेत्र मतलब जो आपका टर्शरी सेक्टर है उसके उदाहरण, वित्तीय सेवाएं मतलब जितने भी सर्विस सेक्टर होंगे लगभग वो सारे इसमें ही कैलकुलेट काउंट होते हैं, ठीक है। टर्शरी में तो वित्तीय सेवाएं फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बैंकिंग वगैरह हो गया, ये सब टर्शरी में आता है। परिवहन संग्रहण मतलब ट्रांसपोर्ट स्टोरेज वगैरह हो गया। उसके बाद लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब सर्विसेज हैं जो ये आपके टर्शरी सेक्टर में आती हैं, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मांग के लिए डिमांड और सप्लाई आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, तो जिसमें डिमांड है जो उसके लिए क्या क्या चीजें एसेंशियल होती है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी कॉमन सेंस से आप इसको लगा सकते हैं। देखिए डिमांड तो तब करेंगे जब इच्छा होगी, ठीक, और 5 चीजें हैं बेसिकली, एक आपकी इच्छा, दूसरी आपके पास पैसा होगा मुद्रा, ठीक, उसके बाद जो पैसा है उसको खर्च करने की क्षमता होगी, तीसरी चीज, उसके बाद चौथी क्या है, निश्चित कीमत और निश्चित मात्रा, ठीक है, निश्चित कीमत निश्चित मात्रा होगी, और 5वीं निश्चित समय, ठीक है। इतनी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जब एक फिक्स अमाउंट ऐसा कि जो आपकी कैपेसिटी जो आपके पास इच्छा भी है, आपके पास पैसे भी हैं, आप खर्च भी करना चाहते हैं, लेकिन कीमत लेजिबल है तभी तो खर्च करेंगे, है ना, मतलब अटरम सटरम कुछ भी नहीं बोल दिया है तो, ठीक है। और मात्रा है जो उसकी वो भी लिमिटेड है आपके हिसाब से तो खर्च कर सकते हैं, ठीक है। और समय आपके हिसाब से अनुकूल है, तब पता चला कि आपको पता है कि कुछ समय बाद रिसेशन आने वाला है और इस टाइम आपको पैसे संभाल के रखने थे, सेव करने थे, आपने खर्च कर दिए, ठीक है। तो ये सारे क्या कॉमन सेंस वाले हैं, ठीक है, तो आप इनको सबको लगा सकते हैं, डी आंसर। अगला देखिए, राष्ट्रीय लेखा की गणना है जो वो उसका आधार वर्ष है जो वो अभी चेंज कर दिया गया, तो अब क्या है वो आपको बताना है, 2004, 5, 2007, 8, 11, 12 या आपकी 16, 17। आंसर हो जाएगा इसका 2011, 12। पहले क्या था, 2004, 5 हुआ करता था। अगला देखिए, एफआरबीएम आपने नाम सुना होगा, एफआरबीएम है जो उसकी फुल फॉर्म क्या है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, फिस्कल रिस्क एंड बजट मैनेजमेंट, फॉरेन रिलेशन एंड बैलेंस मैनेजमेंट, या फॉरेन रिलेशन एंड बजट मैनेजमेंट। तो आंसर है इसका फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। देखिए एक बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको नेट पे मत सर्च करिएगा, बहुत अलग अलग आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। इसका सही डेटा आपके सामने है, भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील, और अगर उत्तर प्रदेश की पूछे तो लगा के आइएगा गोंड, ठीक है। ये पिछले सालों में जो आयोगों ने माने हैं वो आंसर्स हैं, ठीक है। तो ये यही दोनों सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? 21 फरवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, और 2 फरवरी को आपको वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है, ठीक है। तो तीनों ही सही है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए,
निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंज हैं जो उनमें से कौन अपने स्थान के साथ सही सुमेलित है? भारत का दिल्ली में नहीं है, ठीक, कहाँ है? मुंबई में है ये, ठीक है। और जापान का टोक्यो में, फ्रांस का पेरिस में। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3 यानी बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संगठन अपने मुख्यालय के साथ सही सुमेलित है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में है, यूनेस्को का पेरिस में है और यूनिडो का आपका वियना में है, ठीक है। तीनों की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बता देनी है। डब्ल्यूटीओ क्या है, यूनेस्को क्या है और यूनिडो क्या है, ठीक है। तीनों ही सही है, डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखिए, नवरानी। नवरानी एक तरह का डांस है, ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। और किस जनजाति का डांस है? बैगा, कुका, कुकी, नागा या फिर गोंड जनजाति। तो आंसर है गोंड जनजाति का है, डी आंसर। अगला देखिए, ये कुछ वॉइस असिस्टेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन किसके साथ सुमेलित हैं, ठीक है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का एलेक्सा गलत हो गया, एप्पल का सिरी बिल्कुल सही है, गूगल का गूगल असिस्ट ये भी सही है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का है वो है कोर्टाना, ठीक है। और एलेक्सा है जो ये है आपका अमेजोन का, ठीक। तो दोनों ये वाला आपका गलत हो गया, दूसरा और तीसरा सही है, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ठीक है, बिट बाइट तो सबको पता ही है, ठीक है। सबसे छोटी क्या है? बिट है, ठीक। फिर उसके बाद बाइट है, फिर उसके बाद मेगाबाइट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी गीगाबाइट है, फिर उसके बाद टेराबाइट है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? टेराबाइट के बाद आपकी पेटाबाइट है, फिर एक्साबाइट है और फिर आपकी जेटाबाइट है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई? जेटाबाइट, ठीक, याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर प्रोसेसर हैं? इंटेल कोर i5, i7 या i9। तो तीनों ही हैं प्रोसेसर्स, आंसर ऑल द अबव। अगला देखें, C++ प्रोग्राम भाषा है जो, उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन क्या चीज़ है? आप जब भी कोई फाइल कंप्यूटर में सेव करते हैं तो लास्ट में आपने देखा होगा डॉट, जैसे पीपीटी की फाइल है तो डॉट PPTX करके लिखा रहता है, PDF है तो डॉट PDF लिखा रहता है, ठीक है। तो वो एक्सटेंशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप C++ में प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या है? अच्छा, यहाँ पर आपको सारे एक्सटेंशन याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ C है, C++ है, ये क्योंकि बहुत बेसिक है इसलिए आपके पूछा गया है, ठीक है। तो C, अगर C में करते प्रोग्रामिंग तो डॉट C होता, लेकिन C++ में कर रहे हैं तो डॉट CPP हो जाता है, ठीक है। CPP है जो और ये उसके अलावा डॉट CSV भी देख लीजिए क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। ये फाइल है जो, ये बेसिकली क्या एक्सेल की जैसी होती है, ठीक है। और आपका जो CMD है ये है आपका कमांड प्रॉम्प्ट की फाइल है, ठीक। तो आंसर यहाँ पर CPP हो जाएगा, बी आंसर। अगला देखिए, एप्पल के कंप्यूटर में प्रिंट पूर्वावलोकन मतलब प्रिंट प्रीव्यू की बात हो रही है। प्रिंट प्रीव्यू के देखने के लिए आपको शॉर्टकट क्या यूज करते हैं? बेसिकली अपन नॉर्मल में जो अपन विंडोज यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं? कंट्रोल P दबाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि एप्पल वाले में क्या करते हैं, तो कंट्रोल P या कंट्रोल ऑल्ट P या कमांड P या कमांड ऑल्ट प्लस P। तो आंसर हो जाएगा इसका कमांड P, सी आंसर हो जाएगा इसका। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्द ही मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।